राजन जमवाल साहब है, आपसे कुछ ही देर में धीमान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रिगेडियर राजन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रक्षा विशेषज्ञ हैं आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। राजन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस अभी ये देखा जा रहा है कि हर जगह उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, कई जगह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में धमाके की ये साजिश और इस प्लानिंग को कैसे अंजाम दिया गया कि किसी को खबर नहीं हुई। सिक्योरिटी पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है, सुरक्षात्मक अगर दृष्टि से देखें तो ये कई सवाल खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन राजन साहब इसमें मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगी। ये जो धमाका हुआ है, जिस इलाके में ये धमाका हुआ है वहां पर सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट होती है, लाल किले के पास, और वहां पर जाके 3 घंटे तक गाड़ी को रोककर पार्किंग में लगाकर उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम देना, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको देखता हूं कि एक बड़ी घटना को, जो मतलब ये बड़ी घटना है पर इससे भी बड़ी घटना हो सकती थी, उसको हमने रोक लिया। 2900 केजी अपना अमोनियम नाइट्रेट तकरीबन 3 टन बरामद हुआ। ये जो उम्र था, ये मतलब इसी नेटवर्क का एक हिस्सा था। 150 केजी मतलब खाली 3 टन तो एक जगह पकड़ा गया, इसके सिवाय भी और कहीं होगा। तो नेचुरली जब ये लगातार रिकवरी हो रही थी तो ये लोग घबरा गए कि अभी ये भी पकड़ा जाएगा, बिकॉज पूरा नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता ना खुल रहा था। तो उन्होंने जल्दी में सोचा, या उनको हुक्म आया कि भाई इसका कुछ इस्तेमाल कर लो। सो इन्होंने इसको गाड़ी में डाला, इसको ट्रांसपोर्ट करने के चक्कर में से कहीं और ले जाएं ताकि रिकवर ना कर सके, और ये एक्सीडेंट हो गया। या ऊपर से उनको हुक्म आया। अब ये 3 घंटे आपने बताया पार्किंग में खड़ा रहा। जब 3 घंटे पार्किंग में खड़ा रहा तो ऑब्वियसली यहाँ तो अपना दिमाग बना रहा था कि किस रास्ते जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं। यहाँ इंतजार कर रहा था कि थोड़ी भीड़ हो जाए तो भीड़ के बीच में मैं गाड़ी का एक्सप्लोजन करता हूं। या इंतजार कर रहा था कि पार से हुक्म आए कि अभी करो तो तब मैं निकलूं। दूसरी बात समझने की जरूरत है कि अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक फर्टिलाइजर है। ये कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है, जो आम आप मतलब आपको दुकान पे मिल जाएगा। गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल करती है, यानी कि लाइसेंस के बिना इसको नहीं बेचा जा सकता। पर जो उसके बेचने के मतलब जो तरीके हैं, बेसिकली कोई भी किसान, उसको खाली एक अपना कागज चाहिए होता है कि वो जेन्युइन फार्मर है और कितनी जमीन है उसको, तो वो अपनी जमीन के हिसाब से उतने केजी ये खरीद सकता है। अब इन्होंने 90% हरियाणा में ही एक किसान से नहीं, बहुत सारे किसानों से ये खरीदा होगा। या हो सकता है वो जो डीलर है या मैन्युफैक्चरर है, कोई उनसे मिला होगा। ये तफ्तीश में आपको कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, बिकॉज एजेंसियां इसकी तह तक जा रही हैं। कार की पूरी आइडेंटिफिकेशन फॉरेंसिक तकरीबन हो चुका है, ट्रेस्ड आउट कि किसकी कार किसने बेची, किसको बेची, वो सारा कुछ हो चुका है। इसके तार J&K में कहां तक जुड़े थे वो अभी तक काफी निकल के सामने आ गया है। काफी अरेस्ट हुए हैं J&K में, एंड पिछले 24 घंटे के अंदर, उससे पहले भी। एंड ये सारा स्लोली अनवील हो रहा है। अभी आगे वाले जो होने वाला है, आई एम वेरी क्लियर कि हम इस वक्त इंतजार कर रहे हैं इसके तार का कहां से पाकिस्तान के साथ जुड़ता है। थोड़ा सबूत, ये सबूत पाकिस्तान को देने के लिए नहीं, पाकिस्तान को देने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, बिकॉज हम एक मॉरल कंट्री हैं, अपनी मोरालिटी के लिए कि भी हम मतलब जब थोड़े से कन्विंस हो जाएंगे तो फिर अपने टाइम और प्लेस की चूजिंग के साथ हम ऑपरेशन सिंदूर से पॉज का बटन जो हमने दबा के रखा था उस पे से हाथ हटा लेंगे, और ये तकरीबन उस तरफ जा रहा है। ब्रिगेडियर धीमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप जमवाल साहब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धीमान साहब, स्वागत है आपका। चूंकि आप से हमारी बात ऐसे वक्त हो रही है जो इस धमाके की वजह से पूरे देश जो है इस वक्त सकते में है। इस पूरे धमाके को आप किस तरीके से देखते हैं? किस तरह का अटैक आप इसे मानते हैं? क्या फिदाइन अटैक है या फिर आतंकी हमला है? इसे अब तक किस नजरिए से देखा जाए इस धमाके को, इस ब्लास्ट को? देखिए, ये जो एक अटैक है ये वन ऑफ नहीं है, एक बड़ी लार्जर पिक्चर की एक छोटी सी कड़ी है जी। अगर आपने जम्मू कश्मीर को फॉलो किया है टेररिज्म के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि आर्टिकल 370 जाने के बाद जब शिकंजा कसा गया यूनिफाइड हेडक्वार्टर द्वारा अंडर द कमांड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो उसके बाद पहले वैली में कंट्रोल हुआ, फिर रजौरी पुंछ में, फिर जम्मू में, और अभी हालत ये आ गई थी जब पहलगाम होता है तो पूरे की पूरी एजेंसीज 100% हर लेवल पे
हर सेक्शन पे अपना अपना काम कर रही हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। तो इसलिए ये उन्होंने सोचा कि एक सेफ हेवन बनाना है, एक सेफ जगह बनानी है जहां के उनके ऊपर कोई शक ना करे और वहां पकड़े भी ना जाएं। तो उन्होंने फरीदाबाद में ये अपना सामान इकट्ठा किया, परंतु गलती उनके हो गई, जो उनके डॉक्टर साहब थे जिन्होंने जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए और वो सीसीटीवी कैमरा में पकड़े गए। उससे फिर कड़ियां जुड़ती चली गई और ये फरीदाबाद का ऑपरेशन हुआ जिसमें ये सब कुछ रेड हुआ और सब जब्त हुआ और लोग गिरफ्तार हुए जी। ये एक आदमी जो था डॉक्टर उमर डार जी, ये शायद वहां से निकलने में कामयाब हो गया और इसके पास गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट था या दूसरा विस्फोटक मटेरियल भी था, बिकॉज अमोनियम नाइट्रेट जो होता है बाई इटसेल्फ ये विस्फोटक नहीं है, ये एक कैटलिस्ट काम करता है बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया में। और फिर उन्होंने गाड़ी भी चुनी हुई थी सीएनजी वाली, तो इसने जो विस्फोट वहां पे हुआ है वो इसने किया है या रिमोटली ट्रिगर्ड था या टाइम था, ये भी हमें पता नहीं है, क्योंकि ये विस्फोट हुआ है रेड लाइट के ऊपर, जबकि उसके माइंड में क्या टारगेट था, वहां लाल किला टारगेट था, वहां लाल किले का मेट्रो स्टेशन टारगेट था, फिर वहां में गौरी शंकर मंदिर था, फिर उसके बाद उसने वेट किया शाम होने का कि 7 बजे के आसपास 6:52 टू बी प्रिसाइज, जब सब लोग मेट्रो से घर लौट रहे हैं या व्यापारी लोग भी घर लौट रहे हैं या मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, तो मुझे उस वक्त का इंतजार करना है। वो पकड़ा भी गया सीसीटीवी द्वारा ही, वॉकिंग में भी देखा गया, जितने सीसीटीवी उसने कवर किए, जितने रास्ते के अंदर आए उन सब में उनकी शक्ल दिखी गई और ये फाइनली ट्रिगर हुआ, जिससे डैमेज ज्यादा हुई, क्योंकि जो सीएनजी का सिलेंडर था उसका भी ब्लास्ट हुआ है, उसमें 3000 पीएसआई का प्रेशर होता है, जिसने जबरदस्त डेविस्टेशन क्रिएट करी है। तो दीवान साहब, लेकिन इसी बीच इस तरीके से घटना को तो अंजाम दिया गया, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से एक तरफ हम दावा करते हैं, हमारी सरकार ये दावा करती है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करना जहां हमारा मिशन है। हमने देखा पहलगाम में जब घटना घटी उसके बाद हमने आतंक के जो नेटवर्क है उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी साजिश, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, वो भी उस वक्त पर सबसे पॉश एरिया जिसे कहा जाता है, सबसे भीड़ भाड़ वाला एरिया जिसे कहा जाता है, चांदनी चौक से महज दूरी पर लाल किला जो है उसका गेट है, क्योंकि वहां से भी लोग चांदनी चौक शॉपिंग करने जाते हैं तो मेट्रो पकड़ते हैं, क्योंकि वहां से वो नजदीक है। और ऐसे में एक पीक समय पे जब ऑफिस से छुट्टी होती है, लोग घर लौटते हैं, वो समय, वो जगह, वो इलाका सबको देखते हुए, शादी का सीजन चल रहा है, लोगों की भीड़ भाड़ यहाँ पर है, ऐसे में जहां एक तरफ हम नेटवर्क के आतंक के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके की घटना, क्या आपको नहीं लगता है कि रक्षा प्रणाली में हमें और भी ज्यादा सुधार करने की जरूरत है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और जो जिस सेंटिमेंट्स के साथ आपने बोला है दैट इज आल्सो करेक्ट, पर आप ये याद रखिए कि जो आतंकवादी है वो एक अटैकर है और सुरक्षा जांच एजेंसीज जो हैं वो एक डिफेंडर्स हैं और इनिशिएटिव हमेशा अटैकर के पास होता है। और यहाँ पे भी जब उन्होंने उनके ऊपर शिकंजा कसा जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया। ये 5 डॉक्टर्स जो पकड़े गए हैं या जो 6 जने आए हैं, एक मारा गया है, उसमें से 4 तो कश्मीर के हैं, वो वहां से आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे आकर के जो मेन वल्नरेबल एरियाज थे उनके ऊपर तो सिक्योरिटी थी, परंतु ये भीड़ भाड़ वाला इलाका था और यहाँ प्रोफिलेक्टिक सिक्योरिटी थी, तभी आपको सारे सुराग जो है वो सीसीटीवी कैमरास में मिले हैं। बाकी आपका पॉइंट जेन्युइन है, यहाँ और ज्यादा क्या हो सकता है, और ज्यादा यहाँ ये होना चाहिए था कि हमारे पास कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स होते जो सीसीटीवी कैमरा पे इमेज देख करके फेशियल रिकग्निशन करके पहले से ही वर्कआउट करते कि कौन क्या करने वाला है। वो एडिशनल बात जैसे चाइनीज करते हैं, चाइना में ये चलता है प्रोग्राम, मगर हिंदुस्तान में चलाने के लिए हमारे को पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन। जी बिल्कुल, धीमान साहब लौटूंगी आपके पास। राजन जम्वाल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजन जम्वाल जी, आपके पास आते हुए, हम आतंकियों से तो सतर्क हैं, हमें पता है कि किस तरीके से बॉर्डर पे हमारे जवान तैनात हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन देश के भीतर जो गद्दार बैठे हुए हैं, देश के भीतर जो देश की खाते हैं लेकिन देश के लिए ही देशद्रोही देश विरोधी हरकतों को जो अंजाम देते हैं, उनसे कैसे बचना चाहिए, उसके लिए सरकार को और क्या कुछ
कदम उठाना चाहिए। इसी के साथ एक सवाल और मैं यहाँ पर जोड़ूंगी, जैसे कि अभी कुछ देर पहले धीमान साहब कह रहे थे कि ब्रिगेडियर राजन जम्वाल साहब आपसे भी इस पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। धीमान साहब ने कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जो टेरर इकोसिस्टम है उसे ध्वस्त करने की, उसे नीस्त नाबूद करने की कोशिशें इस वक्त जारी है। इसीलिए जो आतंकी संगठन है या फिर OGWs है या फिर उनके सहयोगी हैं, मददगार हैं, वो लोग जम्मू कश्मीर से नहीं अपना टारगेट किसी और देश, किसी और राज्य पर और किसी और जगह राजधानी दिल्ली पर फोकस करते नजर आ रहे हैं। इस बात को आप किस हद तक सही मानते हैं? देखिए, आपके दोनों सवाल थोड़े से जुड़े हुए हैं। एक पूरे भारत देश के बारे में है, एक खाली जम्मू कश्मीर के में जो टेरर मॉड्यूल्स थे करके। जहां तक पहले भारत देश की बात करते हैं, भारत देश में सिमी, PFI, इन सब के मॉड्यूल भी कई दशकों से चल रहे थे, पर पिछले कुछ सालों में इन पे बहुत जबरदस्त कार्रवाई हुई है एंड काफी हद तक ये न्यूट्रलाइज हो गए हैं। इसीलिए इनकी जो कार्रवाइयां थी, ये जो आतंकी हरकतें थी, ये काफी हद तक कंट्रोल की जा चुकी है। यही कोशिश जम्मू कश्मीर में भी की गई, पर जम्मू कश्मीर में एक अंतर है। जम्मू कश्मीर में एक दो नहीं, पिछले 7-8 दशकों से एक इन्फिल्ट्रेशन कराई है ISI ने जी। सिविल सोसाइटी के हर मतलब अंग के अंदर, जिसमें आपके प्रोफेशनल्स, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इवन ब्यूरोक्रेसी, इवन पुलिस, आई वुड से इवन मीडिया, मतलब हर चीज के अंदर बहुत गहरी पैठ इन लोगों की जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो निकाली जा रही है। पर क्योंकि ये 7 दशक से लगातार प्रयास हो रहा था, जो आपने 1990 में से स्टार्ट हुआ ना, वो इसका एक मैनिफेस्टेशन था सिर्फ। तैयारी 40 के बाद से ही शुरू हो गई थी और 1990 में खाली मैनिफेस्टेशन हुआ। 370 हटने के बाद बड़े जोर से इस पे काम हुआ है। काफी लोग आप न्यूज़पेपर में इक्का दुक्का पढ़ते रहते हैं, पर ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हो रहा है, जहां गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, इंक्लूडिंग एट टाइम्स इवन ऑफिसर्स, वो अरेस्ट होते हैं, सर्विस से निकाले जाते हैं। बिल्कुल, और इस हवाले से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल लगातार खबरें भी देता है, क्योंकि LG प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई भी की जाती है। पिछले दिनों ही हमने देखा कि शिक्षक हैं या फिर डॉक्टर्स हैं या फिर डेली वेजर्स हैं, कई मुलाजिमीन ऐसे हैं जो सरकारी तंत्र में रहते हुए OGWs का काम करते हैं, मददगार बने हुए रहते हैं, जैसे कि पुलवामा अटैक के हवाले से हमें जानकारियां मिली थी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आज वोटिंग भी हो रही है नगरोटा और साथ ही साथ बडगाम में, और वहां पर इस वक्त आपको बताएं कि किस तरीके से वोटिंग चल रही है, उसको लेकर आपको तफसीलात देंगे। तो नगरोटा और बडगाम में इस वक्त वोटिंग जारी है। अवाम जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है वो भी जानकारी आपको देंगे, टैली क्या कुछ कह रही है वो देंगे। साथ ही आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली को दहलाने की तस्वीर है। कल आपको बताएं 6:50 पर तकरीबन ये धमाका किया गया था, और ये धमाका लाल किले के पास गेट नंबर 1 पर मेट्रो स्टेशन पर किया गया। उस वक्त आसपास सिर्फ और सिर्फ चीखो पुकार थी, और अब आपको बताएं कि जो इलाका है पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, और इस वक्त NIA की टीम मौके पर मौजूद है, फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, और दूसरी तरफ उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही है। बिल्कुल, एक तरफ उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ कार्रवाई जारी है, और हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। राजन जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जिस तरीके से देखा जाए तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लोगों के पास बहुत ज्यादा लिबर्टी है। हम अन्य देशों की अगर बात करें तो आप वहां पर जाके उस देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, देशभक्ति के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा लिबर्टी है, और इसका फायदा भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उठाते हैं, और इसका कहीं ना कहीं माइंड वॉश को लेकर भी इसको जोड़कर देखा जाता है। अगर जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो जम्मू कश्मीर में हम अमूमन देखते हैं, हालांकि अब तस्वीरें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है, अब स्थिति कुछ वैसी नहीं रही, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर कुछ नेताओं के द्वारा देखते हैं कि आतंकियों के बचाव की बात की जाती है, उन्हें वापस से उनके राज्य में शिफ्ट करने की बात की जाती है, चाहे वंदे मातरम को लेकर तमाम तरह की जो देश विरोधी भाषा है वो बोली जाती है। आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में सरकार को इसको लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए जैसे अन्य देशों में है, ताकि देश के खिलाफ कुछ बुरा ना बोला जाए, लोगों का माइंडसेट वैसा ना हो, क्योंकि माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी कार्रवाई को और किसी भी घटना को अंजाम देने में। देखिए, बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं तो कश्मीर जाता रहता हूँ, इनफैक्ट कल शाम को ही मैं कश्मीर से लौटा हूँ, तो मतलब वहाँ पे काफ़ी आना जाना है। कश्मीर में जो प्रॉब्लम है ना, वो इमीडिएट इंडोक्ट्रिनेशन की नहीं है, जिसको मैं जनरेशनल इंडोक्ट्रिनेशन बोलता हूँ, कि ओवर जनरेशंस
फंडामेंटलिज्म इंक्रीज हुआ है। तो अभी वो बंदा चाहे मतलब डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या मीडिया प्रोफेशनल बन जाए, कुछ बन जाए, पर उसने बचपन से पैदा होने से घर में जो बातें सुनी हैं वो उसके दिमाग में रह जाती हैं। तो ऐसे लोगों को जिनकी जनरेशनल इंडोक्ट्रिनेशन हुई है, इनको रेडिकल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। और ये कश्मीर में हुआ है, काफी मेहनत गवर्नमेंट बिल्कुल। कर रही है। एक सवाल मैं दीवान साहब से लेना चाहूंगी आखिर में, जो मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं कि जहां पर एक जगह सख्ती की जाए तो दूसरी जगह ये आतंकी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गुस्से में हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो हम इस तरह के ब्लास्ट को अंजाम देंगे। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि राजधानी दिल्ली में इस तरह का वाकया, इस तरह की घटना घटित होना सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत बड़ी लापरवाही है दीवान साहब? देखिए, लापरवाही नहीं है, परंतु ये घटना राजधानी में होना उनको ज्यादा माइलेज देती है। परंतु मैं यहाँ आपको ये बताऊं, ये जो रेडिकलाइजेशन की बात है, हमने जो डी रेडिकलाइजेशन के जो मेजर्स लिए हैं वो काफी सक्सेसफुल हैं। और स्पेशली आफ्टर पहलगाम अटैक आपने देखा होगा कि जब पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर एक ही प्लेटफॉर्म पे आया अगेंस्ट आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो आज जो वहां का यूथ है, क्योंकि मैं दूर दराज इलाकों में ट्रैवल करता हूं, उनसे बात करता हूं, वो कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि इंटरनेट हमारे पास है, टीवी है, हम समझ गए हैं कि अब पाकिस्तान कहां जा रहा है। और जी बिल्कुल। और देखा जाए दिमान साहब तो वहां के लोग भी अब धीरे धीरे समझ गए हैं कि जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर कुछ चुनिंदे लोगों के द्वारा किस तरीके से गलत चीजों को सपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से माइंडसेट को बदला जाता है। लेकिन अब वहां की जनता जो है वो बेहद जागरूक है, उससे समझ आ गई है कि क्या गलत है क्या सही है। बिल्कुल। यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हुए एक बात और, माइंडसेट की बात हो रही है तो सोएबू के इलाका है बडगाम का, जहां पर अक्सर बेशतर ये होता था कि वहां कॉल्स दी जाती थी हड़ताल की और वहां पर कोई जा नहीं सकता था उस चौक पर। लेकिन वहां पर आज जो तस्वीरें हैं जो बदलकर दिखाई दे रही है, तब्दीली वहां पर दिखाई दे रही कि भारी मात्रा में लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहीं से हड़ताल की कॉल दी जाती थी, उस चौक पर कोई जा नहीं सकता था, लेकिन उसी चौक की तस्वीर आज बदलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अर्चना, देखा जाए तो कहीं ना कहीं नगरोटा में आज उपचुनाव है और उपचुनाव में बढ़ चढ़कर लोग भागीदारी ले रहे हैं। 50% से ज्यादा वोट प्रतिशत अभी तक पहुंच चुका है। हालांकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लोग बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। अगर आप भी अभी अपने घर में हैं, वोट करने नहीं गए हैं तो जाइए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। आप दोनों मेहमान का